टाइम फॉर आवर सेगमेंट डॉक्टर। चंद रोज़ कबल हमने आपके लिए खुसूसी सेगमेंट किया था कि जिस तरह मौसम भी बदल रहा है और हवा में आलूदगी का तनासुब बढ़ता चला जा रहा है, तो जिन लोगों की एलर्जीज़ हैं, जिन लोगों को सांस लेने में दुश्वारी होती है, ये सीज़न उनके लिए बहुत ख़तरनाक है। एंड ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, अगर उनको एज़मा है, ड्राइनेस फील करते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे साथ पीड स्पेशलिस्ट डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इब्राहिम, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। एंड आई सी कि आप काफ़ी सारा इक्विपमेंट लेके आए हैं आज हमारे लिए। तो सबसे पहला सवाल जो आप मुझे ऑफलाइन बता रहे थे कि देयर इज़ अ साइनस क्लीनर। आम तौर पे साइनस में जो आप दबाव महसूस करते हैं, जो तकलीफ़ का बायस बनती है, आई डिड नॉट नो दैट देयर इज़ अ क्लीनर अवेलेबल फॉर इट। हाँ, ये बड़ा स्पेशल मशीन है। इसमें पहले हम एक ज़माने में यूज़ करते थे नेटी पॉट्स। जी, पॉट होता था, सॉल्ट वाटर को हम यहाँ से साइनस को क्लीन करके यहाँ से पानी निकालते थे, सही। फिर दूसरी तरफ से यूज़ करके दूसरी तरफ से निकालते थे। ये एक स्पेशल ब्रांड है जो ऑटोमेस्टाइज है। एक तरफ से ये भी एक सॉल्ट वाटर इसके साथ आता है, वो भी इसी तरह साइनस को पूरा क्लीन करता है। जिनकी साइनस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो एलर्जिक फ्री हो जाते हैं। और काफ़ी हद तक जब ये यूज़ करते हैं तो आपकी जो राइनाइटिस है, राइनाइटिस की वजह से साइनसाइटिस हो रहा होता है, वो जब क्लीन होता है तो यू विल फील वेरी फ्रेश, यू विल फील फ्रेश, यू विल फील लाइट। और प्लस ऑक्सीजनेशन आपको बहुत अच्छी मिलती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि आम तौर पे जब साइनस का दबाव आप चेहरे पे या अपनी तबीयत में फील कर रहे होते हैं, तो द हॉलोज ऑफ योर चीक आल्सो स्टार्ट हर्टिंग। उसका भी, यानी जब व्हेन यू क्लीन योर साइनस, तो उससे भी उस पर भी फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, ऑफ कोर्स पड़ेगा। ये साइनसेस जब यहाँ से आते हैं तो इसकी एक पूरी डक्ट है, यहाँ से पूरा डक्ट के साथ इसकी रिलेशन है, फिर इसकी रिलेशन पूरी एयर्स तक जाती है, इसको कहते हैं स्टेशन ट्यूब। जब आप यहाँ से क्लीन करते हैं तो यहाँ का जितना भी जो प्रेशर से पानी जाता है वो सारा क्लीन करके यहाँ से निकालता है, फिर यहाँ से जब क्लीन करते हैं तो सारा पानी यहाँ से निकाल के इस नॉस्ट्रल से बाहर आता है। सही। तो आपकी जब स्टेशन ट्यूब भी क्लीन होती है तो इससे आपके एयर जो है, जो दुख रहे होते हैं, बच्चों को खुजलाहट हो रही होती है, टाइनाइटिस हो रहा होता है, बड़ों को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं जब बहुत सीवियर साइनस हो रहा होता है, सीवियर साइनसाइटिस से सीवियर हेडेक शुरू हो जाता है, एंड इवन माइग्रेन्स, यानी इट डिपेंड ऑफ कोर्स। तो फ्रंटल साइनसेस बहुत खतरनाक होते हैं। जब फ्रंटल साइनसेस खतरनाक होते हैं उसमें आपको डिजीनेस होता है, कान में दर्द शुरू हो जाते हैं, सर में दर्द होता है, नींद नहीं आती, आप सो नहीं सकते प्रॉपर, आपकी रात को आँख खुल जाती है। तो अगर प्रॉपर तरीके से आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें और अपने चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सॉरी टू इंटरप्ट यू देयर, मुझे बताएं डॉक्टर इब्राहिम के हमारे पास जितनी मेडिसिन मौजूद हैं, जब हम नज़ले ज़ुकाम के लिए पेन किलर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कॉफ सिरप्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज़ कि उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर ड्राइंग है। सडनली माई थ्रोट फील्स ड्राई, या जिसको कहते हैं ना, नज़ला जम जाता है आपका। तो क्या ये सब चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, या इसके साथ फिर आप अपनी ग़िज़ा को, अपनी न्यूट्रिशन को बदलें? मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई फील कि बिकॉज ऑफ फ्लू, बिकॉज ऑफ साइनस, आप डिहाइड्रेटेड हैं, और फिर ये दवाइयाँ जो मज़ीद आपको डिहाइड्रेशन की तरफ ले जा रही होती हैं। इज़ दिस अ करेक्ट एनालिसिस? ऑफ कोर्स इसमें एफिड्रीन जो है वो मॉर्फिन की तरह यूज़ किया जाता है, जो आपको पता है बैन भी हुई भी थी, तो अब दोबारा आ गई है, अब वो मार्केट में है भी और लोग ज़्यादा यूज़ भी कर रहे होते हैं क्योंकि उससे साइनसेस खुलते हैं। लेकिन वो साइनस जब खुलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील कराता है। साथ में जितनी भी वो ड्रग्स होती हैं उसमें एल्युमिनियम क्लोराइड होता है, वो भी आपको ड्राई करता है। जब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है तो आपको पानी की प्यास ज़्यादा लगती है। ऑफ कोर्स जब वो नज़ला सूखता है तो आपको पेन्स भी ज़्यादा होते हैं। सही। और फिर एलर्जीज़ भी बढ़ जाती हैं उससे। अब बहुत ज़्यादा मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा है, और हम ले लेते हैं बहुत सारी चीज़ें। आप देखें बहुत वेस्टर्न में आपको मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स इसलिए नहीं होता कि ओसीटी नहीं होती है, हमारे यहाँ तो कहीं से भी उठा लेते हैं। और कई चीज़ों के बारे में मिसकंसेप्शन भी है, लाइक साल से हम वेपोरअप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो स्टडीज़ हैं, आपने भी पिछले प्रोग्राम में कहा था कि 2 साल से कम उम्र बच्चों के लिए ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है अगर आप उनके नाक पे, उनके सीने पे वेपोरअप लगाएं। लेकिन ये सिचुएशन अभी भी आम है। ये ख़तरनाक क्यों है डॉक्टर साहब? क्योंकि उसमें सबसे ख़तरनाक चीज़ मेंथॉल होता है। ओके। और मेंथॉल जो है आपको एलर्जीज़ और बढ़ा देता है। और आप देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि जो भी मेंथॉल वाली चीज़ होंगी आपको अस्थमा को और एग्रीवेट करेगा। अगर किसी को ब्रोंकाइटिस हो रहा है, ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा इज सेम। अस्थमा को आप लेबल करते हैं 2 ईयर्स पे आगे जाके, और ब्रोंकाइटिस को 2 ईयर्स से पहले जब बहुत फ्रीक्वेंट नज़ला, खांसी या वीजिंग हो रही होती है तो आप ब्रोंकाइटिस कहते हैं उसको। अब ब्रोंकाइटिस में यही होता है कि आप जब बहुत सारी ये चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो अवॉइड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये अवॉइड, ये विक्स वेपोरअप अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की सबसे बेहतरीन चीज़ जो होती है वो स्टीम, सही, ह्यूमिडिफिकेशंस, एयर प्योरीफायर्स। अब हमारे मुल्क में
एयर प्योरीफायर का कॉन्सेप्ट ही नहीं। अगर मैं अपनी क्लिनिक में बैठ के किसी को एयर प्योरीफायर की बात करता हूँ तो ऐसे मुंह दिखा रहे होते हैं कि अच्छा, और हर एक की दस्तरस में भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो अभी आपने बात की कि अगर हम ह्यूमिडिफायर्स की बात करें, जितने अभी मौसम बदल रहा है, कई इलाकों में ऑलरेडी लोगों ने कमरों में हीटर्स रख दिए हैं। हीटर्स के बाद वो सारी वेंटिलेशन भी बंद कर देते हैं, तो द एयर इनसाइड इज सर्कुलेटिंग, इट्स वेरी पोल्यूटेड। बाहर की फ़िज़ा को देखें तो वो स्मॉग से भरी हुई है। सो हाउ इज़ दिस पोल्यूशन अफेक्टिंग अस, और ख़ास तौर पे जिनके पास गैस हीटर्स हैं? उनमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जिसमें आपके हीटर्स होते हैं। जी। हीटर्स में आपके कार्बन मोनोऑक्साइड आपके अंदर जा रहा होता है। तो ऑफ कोर्स आप जब भी यूज़ करें, एक ऑटोमाइज जो आपके हीटर्स होते हैं वो यूज़ करने चाहिए, क्योंकि आपके रूम का आपके रूम में क्या, जब भी ठंडक आ रही हो और बच्चे ज़्यादा हों आपके घर में, या आपके घर में एक हाइग्रोमीटर और थर्मामीटर दोनों लगे हुए होने चाहिए। हाइग्रोमीटर से ये देखना चाहिए कि आपका ह्यूमिड लेवल कितना है। ह्यूमिडिटी अगर 40 से नीचे जा रही है तो आप ह्यूमिडिफायर ऑन करें। अगर 40 से ऊपर चली गई है तो ह्यूमिडिफायर को ऑफ कर दें या खुद ऑफ हो जाए। इसी तरह हीटर को भी, अगर आपकी जो टेम्परेचर है वो 32 से ऊपर जाना शुरू हो जाए तो आपको उसी वक्त जो हीटर है उसको बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, एक अहम सवाल, क्योंकि हमने जैसे शुरुआत में कहा जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, नॉन एलर्जीज़ हैं या फिर आज़मा पेशेंट्स हैं, आपने इशारा दिया ऑफलाइन के कई लोगों को अपना इन्हेलर इस्तेमाल करना भी नहीं आता। एंड आई वुड ऑल्सो वांट यू टू टेल अस अबाउट एक्सपायरी डेट ऑफ द इन्हेलर मेडिसिन एंड सेकेंडली हाइजीन ऑफ इट। आप जिस तरह उसको इन्हेल करके इस्तेमाल करते हैं, मैं कई लोगों को देखती हूँ कि वो बस ड्रॉर में ऐसे ही पड़ा हुआ है, बैग में डाला हुआ है, नॉट वरिड कि उसके ऊपर कितने जर्म्स या बैक्टीरिया लग जाएंगे। सो इफ़ यू कैन टॉक अबाउट दैट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि छोटी सी चीज़ होती है, एक हाँ। डिवाइस है जिसमें ये इसको कहते हैं स्पेसर। सही। अब ये सबसे ज़्यादा होता है कि आपके स्पेसर हमेशा कवर्ड होता है, उसके ऊपर कैप लगा होता है, और इन्हेलर को कभी भी डायरेक्टली यूज़ नहीं करना चाहिए। जब भी आप इन्हेलर डायरेक्टली यूज़ करेंगे, उसकी 90% जो मेडिसिन जो है सिर्फ पेट में जाएगी, आपके लंग्स में नहीं पहुंचेगी। तभी लोग जो है बार बार इन्हेलर कर रहे होते हैं, हर 2 घंटे से कर रहे होते हैं। ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अगर आपने जिस वक्त इसको स्पेसर को यूज़ करना शुरू हुआ तो आपकी इन्हेलर की कंटेंट ऑफ यूजिंग वो भी कम हो जाएगी, यूजेज ऑफ मेडिसिन भी कम हो जाएगी, और इफेक्टिव सबसे ज़्यादा 90% अंदर चली जाएगी। लोग इसको यूज़ ही नहीं करते, ना डॉक्टर्स बताते हैं, ना लोगों को पता होता है कि स्पेसर है क्या चीज़। और जब स्पेसर यूज़ करना शुरू करते हैं तो खुद ब खुद व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्पेसर? इसकी मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है कि ये आपके एक दवाई का आपने इस तरह पंप लगाया जी, और प्रॉपर तरीके से दवाई इसमें जाती है और आप इनहेल करते हैं आहिस्ता। आप जैसे बैठते हैं, आपने बैठा और आपने आराम से इनहेल एक्सेल किया, फिर इसके बाद आपने लगाया, उसके बाद आपने इनहेल एक्सेल पंप किया प्रॉपर, तो दवाई जो यहाँ जाती है तो इट टेक्स 10 सेकंड्स टू गो टुवर्ड्स इन द लंग्स। आप और डायरेक्टली जब यूज़ करते हैं तो ये दवाई डायरेक्टली जाती है आपके सिर्फ ऊपर पैलेट में और डायरेक्ट चली गई, आपने इनहेल किया और अंदर चली गई। सो जहाँ जो इफेक्टिव जगह है, जहाँ पे उसने असर करना है, वहाँ तक दवाई पहुँची नहीं। फिर इसके बाद इसको आपको हर हफ्ते 15 दिन बाद प्रॉपर तरीके से स्टेलाइज कर लें, या इसके ऊपर जो कैप होता है उसको कैप को लगाना बहुत ज़रूरी है। यही आपके हाइजीन को बचा सकता है। जब भी आप यूज़ करें अच्छी तरह उसको गर्म तौलिए से, जो पानी वाला तौलिया होता है, उसको क्लीन करें और फिर इसको यूज़ करें। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि छोटे छोटे बच्चों में आज़मा की प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या उनका ये इन्हेलर का इस्तेमाल करना मॉनिटर करना चाहिए? बच्चों को ट्रेन कैसे करें, ख़ासतौर पे अगर बच्चे इन्हेलर लेके स्कूल या कॉलेज ट्रैवल करें? कॉलेज तक तो चलें, वो स्टेबल हो गए, छोटे बच्चों के लिए? छोटे बच्चों में 2 साल के बाद हम इनहेलर्स यूज़ कर सकते हैं, इससे पहले इनहेलर्स यूज़ नहीं करते, जो लॉन्ग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, दूसरा लॉन्ग कॉन्सेप्ट ये है कि हम इनहेलर्स की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि पता नहीं कि डॉक्टर जो है पता नहीं किस तरफ लेके डिपेंडेंट बना देगा। पहले तो ये सोचना चाहिए कि डेफिनेशन में अगर अस्थमा लेबल हो गया है, हाँ, तो उसको इनहेलर्स की ज़रूरत है। उसको जिस तरह डायबिटीज़ है और कोई कहे कि मुझे इंसुलिन यूज़ नहीं करनी, तो ये एक बहुत बड़ी अपने साथ हिमाकत है कि अपनी कंडीशन को आपने मैनेज करना है, आपने सीखना है। बिल्कुल सही। ठीक है। अब इसी तरह एपिलेप्सी है, अगर एपिलेप्सी में अगर आपके पास दवाई है, नेज़ल में आपको स्प्रे करना है, तो यू हैव टू लर्न इट आउट कि ये आपको सारी ज़िंदगी यूज़ करना है, या जब तक आप फिट फ्री नहीं होते जब तक यूज़ करना है। इसी तरह अस्थमा की दवाई है, प्रॉपर तरीके से इनहेलर को बच्चे ने क्योंकि लाइफ लॉन्ग रहना है, खुद इंडिपेंडेंट आपने उसको बनाना है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप उसको स्कूल की रूटीन के लिए ट्रेन करते हैं, आप उसको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं कि वो अपना होमवर्क मैनेज करे, बाकी चीज़ें करे, तो उसने ये भी करनी है, इसी तरह करना होता है। अच्छा, एक्सपायरी ऑफ द इनहेलर्स, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि हम कम दवा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब तक ख़त्म ना हो जाए तो ये वैलिड है। यहाँ पे एक्सपायरी हर मेडिसिन की लिखी हुई होती है, तो एक्सपायरी देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है।
एक्सपायरी देखना, कहाँ पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा धूप में तो नहीं रख दिया, गाड़ी में रख के लोग भूल जाते हैं, इसके बाद उसको ख़त्म हो जाती है दवाई, या फिर वो एक्सपायर हो जाती है इन सनलाइट। कोई भी ड्रग की टेम्परेचर जो है उसका वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द टेम्परेचर। बिल्कुल सही। जब तक टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन नहीं होगा दवाई आपकी कभी भी दो स्टेबल नहीं तरह की होगी। एक्सपायरी डेट आपको हर इस तरह की दवा पे मिलेगी। नंबर 1 इज़ के येस, अगर आपने इसका कैप नहीं खोला मे बी इट इज़ वैलिड फॉर 3 इयर्स, लेकिन फिर साथ ही डॉक्टर साहब ये भी लिखा होता है कि वंस इट हैज़ बिन पुट इन एन इनहेलर, इसका मतलब है कि अब इसका कैप खुल चुका है, इसकी सील खुल चुकी है, नाउ द लाइफ इज़ प्रॉब्ली 3 मंथ्स और 6 मंथ्स। लोग उसको भी नहीं देखते, लोग कहते हैं नई चीज़ पे लिखा है ये 3 साल के लिए वैलिड है, तो ये अब 3 साल के लिए अब ये वैलिड खुल है। गया, जब ये खुल जाता है तो इसकी सिर्फ एक्सपायरी जो है 6 मंथ्स है। एब्सोल्युटली। अब आपको जब यूज़ करना है, जब आपको फिर नया लेना है। हाँ। मैंने इसीलिए कहा कि अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको यूजेस करेंगे ना तो ये प्रॉपर तरीके से यूज़ हो ही जाती है। लोग क्या करते हैं, लोग 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, स्पेसर यूज़ नहीं करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, इधर रख दिया उधर रख दिया, दूसरी ले ली। प्रॉपर तरीके से एक छोटा सा इसका बैग बनाए। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन, मुझे बताएं कि एज़मा अटैक और एंजाइटी का आपस में क्या रिश्ता है? बहुत बड़ा रिश्ता है, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड अस्थमा, क्योंकि अस्थमा एक एलर्जिक प्रॉब्लम है। सही। जब भी आपकी स्ट्रेस एंड एंजाइटी बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, उससे अल्सरेशंस बढ़ती हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ बॉडी होती है। जब इन्फ्लेमेशन ऑफ बॉडी होती है तो आपकी कोई भी अंदर इन्फ्लेमेशन होगी वो बढ़ जाएगी, चाहे वो अस्थमा में ब्रोंकाइटिस हो, अस्थमा स्टेटस अस्थमा हो, रूमेटिक अर्थराइटिस हो, जो भी आइटिस होगा सब बढ़ना शुरू हो जाएगा। सही। उसके बाद आपकी जो भी कंडीशन होगी वो ज़्यादा यानी अगर आपको एंजाइटी या पैनिक अटैक हो रहा है तो बहुत मुमकिन है कि यू एट दैट टाइम आर आल्सो एक्सपीरियंसिंग एन एज़मा अटैक। ऑफ कोर्स हो सकता है। और इसमें जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को अगर क्लॉस्ट्रोफोबिया है, वो एक बंद लिफ्ट में फंस जाते हैं, तो हो सकता है कि देयर एज़मा गेट ट्रिगर्ड। लाइकवाइज किसी को अगर हाइट का फोबिया है और आप किसी ऊंची जगह पे हैं और आपको नज़र आ रहा है कि प्रॉब्ली यू फीलिंग वेरी अनसेफ, सो इट कैन गेट ट्रिगर्ड। सो अपने ट्रिगर्स के लिए तैयार रखिए। आपके बैग में, आपकी ट्रैवलिंग में, इफ़ यू हैव एन एस्टैब्लिश एज़मा प्रॉब्लम देन यू मस्ट ऑलवेज हैव योर स्पेसर एंड योर इनहेलर। स्पेसर भी है ना, उसके साथ लेना। ये स्पेसर का आज आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखें। इसके अलावा आपको आज हमने बताया साइनस क्लीनर के हवाले से भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर।